हेलो दोस्तों, आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आता है आवर्त सारणी से, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, एक ही वीडियो में जितना भी कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो जो पूछ ले जाते हैं आवर्त सारणी से, इस वीडियो में सभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो दोस्तों ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो हाँ दोस्तों, आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की जो मेरा पहला प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा डोबरेनर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था। जो इस प्रकार कुछ उन्होंने बनाए थे, डोबरेनर ने यूक्लिड नियम का प्रतिपादन किए थे। यहाँ देखिए, तत्वों का वर्गीकरण करने का पहला प्रयास जर्मन जो वैज्ञानिक जोहान डोबरेनर ने किया था, या कहीं कहीं उसका नाम डोबरेनर ने लिखा रहता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर डोबरेनर। इसमें देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित तिर्यक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? अभी जस्ट आपको हम बताए थे, डोबरेनर ने जो अब तत्वों का नियम को जो प्रतिपादन किया था, ये एक तिर्यक नियम था। जो इसका उत्तर हो जाएगा डोबरेनर ने। यहाँ देखिए, इसमें देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, ये एक ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक J.A.R. न्यूलैंड्स के द्वारा 1865 में अष्टक नियम का प्रतिपादन किया। जो इस प्रकार जो है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम था, तो उसका तो उत्तर हो जाएगा न्यूलैंड्स ने। देखिए यहाँ से, न्यूलैंड्स के द्वारा अष्टक नियम का प्रतिपादन जो इस प्रकार किया गया था। इसमें देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? देखिए दोस्तों, ये तत्वों को वर्गीकरण के आधार पर ये तिर्यक नियम सबसे पहले दिया था डोबरेनर ने। इसके बाद जो अष्टक नियम का प्रतिपादन किया न्यूलैंड्स ने। इसके बाद जो है ये सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो निर्माण किया था, ये मेंडलीव के द्वारा। जो इस प्रकार कुछ था, जो इसमें देखिए दोस्तों, अगर आप देख पाते हैं, इसको हम जूम करके आपको बताते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे घर को जो खाली छोड़ दिया था। इसका ऐसा अनुमान था जो आगे चल कर बहुत सारे तत्व का आविष्कार होंगे और होने वाला है, इसलिए बहुत सारे घर को खाली छोड़ दिया था। जिस समय में उन्होंने ये जिस समय में मेंडलीव के द्वारा आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया था, इस समय में मात्र जो है ये 63 ही तत्वों का आविष्कार हो चुका था। यहाँ से देखिए, इसके बारे में कुछ तो इस प्रकार इसका तो उत्तर हो जाएगा, ये मेंडलीव ने होगा। देखिए, इसके बारे में यहाँ से कुछ समझिए आप। मेंडलीव के आवर्त नियम से जुड़ी कुछ और बातें यहाँ से देखिए। मेंडलीव होना चाहिए, यहाँ पर मेंडलीव लिखाएगा। तो मेंडलीव ने सभी ज्ञात तत्वों को व्यवस्थित करने में सफलता हासिल की थी, और मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाएगा आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा मेंडलीव। लेकिन आपको पूछ लिया जाएगा आधुनिक आवर्त सारणी का जन्म मतलब प्रतिपादन किसने किया, तो हो जाएगा मोसले ने। यहाँ देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार जो है हेनरी मोसले ने 1913 ईस्वी में किया था। जो अभी के समय में जो आप पढ़ते होंगे आवर्त सारणी, इसको जो प्रतिपादन किया था ये मोसले ने। इसमें देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मोसले ने। जी देखिए दोस्तों, इसको जो आप पढ़ते होंगे आवर्त सारणी इस प्रकार अभी जो वर्तमान में है, जिसमें कि 18 वर्गे हैं, 7 आवर्त हैं। हम आगे चल के इसके बारे में आपको बताएंगे, कौन ब्लॉक में कौन किसको रखा गया, इस तरह से। ये देखिए, यहाँ से अभी जस्ट आपको हम बताए हैं आवर्त सारणी का आविष्कार हेनरी मोसले ने 1913 ईस्वी में किया था। इसमें देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? दोस्तों, आपको हम बता दें, ये जो मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया गया था, इसमें परमाणु द्रव्यमान के मतलब भार के हिसाब से सजाया था। लेकिन अभी आधुनिक जो है ये परमाणु संख्या के आधार पर ये वर्गीकरण किया गया है।
तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। यहाँ देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। 1869 में दिमित्री मेंडलीव ने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित, जिस समय बताए आपको हम, इस समय में 63 मतलब 63 ही तत्व ज्ञात थे, लेकिन वर्तमान में अभी जो है 118 तत्व हो चुका है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण का आधार किया है। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं, अभी जो है मोसले के द्वारा जो दिया गया था आवर्त सारणी, ये परमाणु संख्या के आधार पर है, ये प्रतिपादन किया गया उससे। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार जो परमाणु क्रमांक है, मतलब परमाणु संख्या है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग मतलब ग्रुप्स की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमको वर्ग पूछ रहा है, अभी जस्ट हम आपको बताए हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 गो वर्ग हैं और 7 आवर्त। देखिए दोस्तों आपको हम गिनती करके बता देते हैं। यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से आप अच्छे से समझ पाएंगे, देखिए इस तरह से गिनिएगा आपको 18 मिलेगा। वैसे तो नाम दिया गया, देखिए 1, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कुल जो 18 को जो है वर्ग हैं, 1 से लेकर 18 तक। ये इधर का हो गया। आप यहाँ से इसको अच्छे से इसको गिनती कर सकते हैं। और कुल 7 आवर्त हैं। तो आवर्त इस प्रकार गिनती किया जाता है, देखिए यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल आवर्त जो है 7 है और वर्ग की संख्या है ये 18 है। देखिए दोस्तों आगे हम बताएंगे फिर कौन कौन ब्लॉक में किसको रखा गया। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्ती की कुल संख्या कितनी है। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या जो है 7 है। जो इस प्रकार आप काउंटिंग कीजिए, 7 है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं इसका जो है व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पे। आप अगर आवर्त सारणी का अगर पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन के पहले रखा गया है, इसके बाद हीलियम का रखा गया है, इस प्रकार जो बढ़ते क्रम में इसको रखा गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु भी कहा जाता है। दोस्तों इसलिए उसको सिक्का धातु कहा जाता है क्योंकि इस वर्ग के जितना भी है इससे सिक्का मतलब जो रुपया बनता है, मुद्रा सिक्का जो बनता है, इसमें मेटल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। देखिए दोस्तों ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा गया है, होना चाहिए 11। आप याद रखिए उसको, 11 वाली जो है ये वर्ग हैं, इसमें जो है सिक्का धातु का प्रयोग किया गया है। जो यहाँ से पढ़िए आप, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, ये यहाँ पर ये वाला भाग यहाँ पर होगा, ये यहाँ तरह से होगा। तो उसका आप याद रखिए 11वां घर जो होगा वर्ग। ऐतिहासिक रूप से सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़्यादातर धातुएं आवर्त सारणी के समूह 11 की होती हैं। इनमें तांबा, कॉपर, चांदी Ag और सोना Au शामिल है। इन्हें सिक्का धातु या मुद्रा धातु भी कहते हैं। आपको इस प्रकार ये प्रश्न बन सकता है। और आगे प्रश्न दिया हुआ है जो किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु भी कहते हैं, तो हो जाएगा वो ये 11। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों आपको बता दें, उससे इंसर्ट भी कह सकते हैं, नोबेल गैस भी कह सकते हैं, अक्रिय गैस भी कह सकते हैं, 2-3 उसके नाम से जाने जाते हैं। तो हो जाएगा निष्क्रिय, यहाँ पर देखिए निष्क्रिय तत्व हो जाएगा। तो उसका तो उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए इसके बारे में आप यहाँ समझिए। आवर्त सारणी के कुछ और समूहों के तत्वों का नाम यहाँ से देखिए। समूह जो है 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, वही समूह 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा मतलब धातु भी कहा जाता है। 15वें समूह के तत्वों को निक्टोजन कहा जाता है। 16वें समूह के तत्वों को चाकोजेन कहा जाता है और 17वें समूह के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है। 18वें समूह के तत्वों को उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। तो उसको आप याद रखें, उत्कृष्ट गैस के नोबेल कहा जाता है। तो अभी जो आप देखते होंगे इसमें तो कुल 6 हैं, लेकिन वर्तमान में जो है 7 जो है अक्रिय गैस हैं। एक और अभी आविष्कार हो चुका है। सबसे भारी धातु है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देखिए ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु, ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी।
इसी में देखिए सबसे हल्की धातु है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये लिथियम जो सबसे हल्की धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। इसी में देखिए आगे, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है? तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ये हाइड्रोजन जो है एकमात्र जो है अधातु है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दाहिनी ओर। देखिए दोस्तों, ये मेरा जो है बायां ओर है, ये वाला भाग क्या दाहिने ओर है। तो ये हमको अधातु पूछ रहा है, तो ये आप अगर देखते होंगे यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये अधातु के संग जो है ये पूरा जो है ये आपको बता दें यहाँ से ये अक्रिय गैस से है। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो कुल जो है अक्रिय गैस जो है हम अभी जस्ट बताएं आपको, कुल 7 अक्रिय गैस से है। यहाँ देखिए आप, इससे पहले पुराना वाला जो है आवर्त सारणी आप देखते होंगे, इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन मिलता होगा। एक और जो है अभी नया खोजा गया है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो होते हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा अधातु। किस वर्ग के तत्वों को गलनांक उच्चतम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये देखिए 4 के ए वाले घर के जो है ये। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, आवर्त में दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए बढ़ती है। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 7 के ए में जो है ये उच्च होता है। ये आवर्त सारणी के कितने ब्लॉक में बांटा गया? दोस्तों आपको बता दें ये आवर्त सारणी के जो है 4 ब्लॉक में बांटा गया है, जिसका नाम है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक में ये टोटल को शामिल किया गया है। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जो है एस ब्लॉक का। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए ये उत्तर तो हो जाएगा ये बी होगा, लेकिन आपको बता दें वर्ग जो 11वां वाला जो समूह जो है इसे मुद्रा धातु कहते हैं। आप अगर देखते होंगे आवर्त सारणी, इसमें जो ग्रुप जो घर जो होगा ए बी मतलब शामिल किया, ए बी करके शामिल किया गया है। इसमें बी वाला घर में जो है ये मुद्रा धातु है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मेंडलीव का संबंध किस देश से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये देखिए दोस्तों, उसका संबंध जो है ये रूस से है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? दोस्तों आपको बता दें ये जो पहला वाला घर जो है ये वाला जो है वर्ग जो है इसमें 7 तत्व है। उसकी गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों अब जो है वर्तमान में ये क्वेश्चन कहीं कहीं गलती भी हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ से 18वां में भी जो है नया तत्व आविष्कार होने से इसमें भी 7 तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसलिए पहले के समय में जो है अक्रिय गैस सिर्फ 6 ही थे, तो इसलिए इस प्रकार प्रश्न बनता है। लेकिन इस प्रकार का प्रश्न थोड़ा कम बनेगा, क्योंकि पहला वाला घर जो है ये 7 है और 18वां वाला भी घर में क्या आप 7 हो गया है, इसलिए इस प्रकार प्रश्न थोड़ा कम बनेगा, लेकिन उसका आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ग के तत्व को अयस्क बनाने वाले 14 तत्व कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 6 का ए वाला तत्व होगा। इसी में देखिए हमारे किस वर्ग के तत्वों की संयुक्ता 2 होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये 2 का ए वाला तत्व की संयुक्ता 2 होती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, सबसे हल्का तत्व कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है, और हाइड्रोजन के भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है,
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु कौन सा? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पूछ रहा है। अगर पूछ लेगा आपको वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाए जाते हैं तो हो जाएगा ये नाइट्रोजन, लेकिन पृथ्वी पर अगर पूछा जाए तो हो जाएगा आपको ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में। पृथ्वी पर जीवन जो है संभव है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि निष्क्रिय गैस। दोस्तों अगर आप आवर्त सारणी अगर देखे होंगे, आइए फिर से हम आपको बताते हैं, इसका तो उत्तर हो जाएगा ये निष्क्रिय गैस। देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ये प्रत्येक तत्व के जो अंतिम जो एक निष्क्रिय गैस है, तो इसलिए मेरा प्रश्न बना हुआ है जो प्रत्येक आवर्त सारणी के सबसे अंतिम में कौन गैस है तो हो जाएगा निष्क्रिय, मतलब उसे हम नोबेल गैस भी कहते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है तो उसका उत्तर हो जाएगा ये जो है एक क्षार धातु है। इसी में देखिए हमारे आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा 8। देखिए दोस्तों आवर्त सारणी से आप यहाँ समझिए, देखिए इसका जो हम आपको यहाँ से बताते हैं, पहले और दूसरे जो है, देखिए यहाँ से पहला अगर ये आवर्त हो गया, दूसरा आवर्त, दोनों का गिनेंगे तो आपको 8 मिलेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरा प्रश्न वही था, पूछ रहा है कौन से आवर्त में जो 8 तत्व हैं तो पहले और दूसरे तत्व में। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ये देखिए दोस्तों ये 18 हैं। यहाँ देखिए हम आपको बताते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के जो है 5वें में 18 को ये तत्व हैं। फिर से देखिए आवर्त सारणी को, यहाँ पर देखिए आवर्त हमको 5 तो 1 2 3 4 5वां, तो यहाँ देखिए ये 5वां में भी और चौथा में दोनों में जो है आपको ये 18 को तत्व आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए इसको आप याद रखिए, दोनों को आपको पूछ लिया जाएगा चौथे और 5वां में कितने पाए तो हो जाएगा 18 तत्व पाए जाते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा हैलोजेंस। दोस्तों आइए आवर्त सारणी के बारे में कुछ विस्तार से हम यहाँ पर जानते हैं, इसको जूम करके आपको बताते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु संख्या को बढ़ते क्रम में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित किया गया है। वही आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर रूप से समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है। इसमें देखिए आगे, आवर्त सारणी में 7 जो है क्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है, और आवर्त सारणी में 18वां जो है ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर मतलब वर्ग स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह मतलब वर्ग समूह कहते हैं। आवर्त सारणी में कुल 118, वर्तमान में जो है अभी तक 118 तत्व की आविष्कार हो चुके हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं जिनमें जो है 92 धातु पाए जाते हैं और 7 जो उपधातु और 20 जो है अधातु पाए जाते हैं। ये सबका आप याद रखें। आवर्त सारणी के ब्लॉक का नाम उसके विशिष्ट ऑर्बिटर के नाम पर रखा गया है। और देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूछ लिया जाएगा किस ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है तो हो जाएगा डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। इसी में देखिए धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों आपको हम बता दें धातु एकमात्र धातु जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है जो पारा हो जाएगा। आपको पूछ लिया जाएगा कौन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो हो जाएगा ब्रोमीन। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अधातु जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी जस्ट आपको हम बताए हैं आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 32। देखिए इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आवर्त सारणी। यहाँ से आपको आवर्त सारणी की ओर लिखिए ये 6 में जो है, लेकिन दोस्तों इस प्रकार प्रश्न अब नहीं बन पाएगा क्योंकि देखिए पहले के समय में जो है बहुत सारे तत्व जो है आविष्कार नहीं हुए थे, लेकिन अब जो है ये 7वीं और 8 में दोनों में जो है 32 तत्व पाए जाते हैं। पहले जो है हीलियम जो है
पहले जो है अकेले गैस सिर्फ 6 थे, लेकिन अब जो है 7 होने से इस घर में उसको शामिल किया गया है। जो यहाँ पे शामिल करने से क्या हो गया, ये अलग हो गया। तो देखिए यहाँ पर 6 वाला जो अवर्त है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 जो अवर्स 6 और 7 दोनों में 32 तत्व हैं। तो आप इस प्रकार प्रश्न बन सकता है, कौन निम्नलिखित में से कौन कौन अवर्त में 32 जो 32 तत्व हैं, तो हो जाएगा 6 और 7। तो उसको आप याद रखें। बेसिक आपको कोई भी मतलब आपको घुमा के प्रश्न पूछेगा तो आप उसको आंसर तक पहुंच सके। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। दोस्तों से शून्य समूह, इंसर्ट गैस, नोबेल गैस, ये सभी नाम से जाने जाते हैं। ये 18वें वाली जो है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को रखा जाता है। दोस्तों आपको बता दें, इसे जो है केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से इसमें आग लग जाएगा, इसलिए जो है उसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। इस प्रकार प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। दोस्तों अगर ऑप्शन में अगर लिथियम पोटेशियम नहीं होगा, अगर सोडियम तो सिर्फ सोडियम होगा, लेकिन इसमें दिया है सोडियम लिथियम पोटेशियम सभी जो है चाकू से काटी जाती है, तो उसका तो उत्तर हो जाएगा ये डी, उपयुक्त सभी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आयोडीन। अवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये क्लोरीन। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह को सामान्य गुणधर्म क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये क्षारीय हैं और अम्लीय भी हैं। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा ए, उत्तर हो जाएगा ये। न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा न्यूलैंड के समय जो है मात्र ये 56 तत्व ही खोजे जा चुके हैं। लेकिन आपको पूछ लिया जाएगा मेंडलीव के समय में कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, तो हो जाएगा 63। लेकिन वर्तमान में कितना तत्व हैं, तो 118 हो जाएगा। दोस्तों अवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा ये अवर्त कहा जाता है। अगर आप अवर्त सारणी देखे हैं तो देखिए यहाँ पर इस तरह से जो अवर्त सारणी के जो है सारणी में बना हुआ था, तो देखिए इस वाले को जो है वर्ग कहते हैं। ये कुल 18 गो वर्ग हैं, और इस वाले घर को इस तरह से जो होता है ये अवर्त कहलाता है। तो ये होगा क्षैतिज, ये हो गया ऊर्ध्वाधर। तो इसको आप याद रखें। अवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है। दोस्तों अभी जस्ट आपको बताए हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, ये भी दोस्तों अब हम नहीं बताएंगे। अगर वीडियो अगर आप ध्यान से देखते होंगे तो अभी जस्ट बताए हैं मेंडलीव के समय कितने तत्व थे, जो आप उसके आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो ये भी प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक में क्या सदस्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये एस ब्लॉक का ये सदस्य हीलियम हो जाएगा। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं, तो हो जाएगा पी ब्लॉक के ये सभी सदस्य हैं। अवर्त सारणी के किस अवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये घटता जाता है। ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये बढ़ता जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है। दोस्तों इस प्रकार इसका तो उत्तर होना चाहिए ये 7 होगा, लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं है, तो हो जाएगा 6, क्योंकि पहले जो सिर्फ 6 अक्रिय गैस थे, लेकिन वर्तमान में एक नया खोजने से हो जाएगा 7। अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन ए 0 हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, तो उसका उत्तर हो जाएगा आर्गन। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या की संख्या कहलाती है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धातुओं का धातु से ये अलग करती है। तो आइए फिर हम आपको आवर्त सारणी की ओर ले चलते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ से ये आवर्त सारणी जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा आप यहाँ से देखते होंगे, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो धातु को जो है अधातु से क्या करता है, ये अलग करता है। इसको आप याद रखें।
किसी एक वर्ग के समूह तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये समान होती हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है? तो हो जाएगा क्लोरीन। दोस्तों आपको हम बताए हैं जो एकमात्र धातु है जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है तो उसका उत्तर हो जाएगा पारा। लेकिन पूछ लिया जाएगा एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में, तो हो जाएगा ब्रोमीन। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ये कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बता दें, जब ज्वालामुखी उद्गार होते एक्टिव होते हैं तो इस समय जो गैसें निकलते थे इस समय में रेडॉन गैस जो उत्पत्ति होती है और इसका जो उपयोग जो है जो कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो हो जाएगा आर्गन गैस पाया जाता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, आर्गन गैस की खोज किसने की? तो हो जाएगा रेमजे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा? तो हो जाएगा जेनोन। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग में इलाज में होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 40। हीलियम के बहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हो जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस की 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 8 होगा। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।